बांझपन एक बहुत कॉमन समस्या हो गई है। शादी के साल भर बाद भी यदि एक नवदंपति को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इसको बांझपन की श्रेणी में लिया जाता है। बांझपन में यह समझना सबसे ज़रूरी है कि यह दो व्यक्तियों का सम्मिलित एक रोग है, मतलब दो व्यक्ति हैं और उन दोनों में मिलाकर जिस रोग को नाम दिया जाता है वो बांझपन रोग है। सबसे पहले यहां यह जानना जरूरी है कि बांझपन में पुरुष की जांच सबसे महत्वपूर्ण होती है और सबसे पहले वही जांच होनी चाहिए। एक प्रश्न अक्सर आता है कि बांझपन में पुरुष की जांच ही पहले क्यों? हमारे समाज में पुरुष अक्सर इस समस्या से बचता ही रहता है। वह महिला को जांच के लिए भेज देता है, लेकिन स्वयं पुरुष अपनी जांच करवाने से बचता है और लंबे समय इस इंपॉर्टेंट फैक्टर को नजरअंदाज किए रहता है। आप यह जानें कि लगभग 1/3 केसेस में पुरुष रोग बांझपन का कारण होते हैं और लगभग 1/3 केसेस में महिलाएं होती हैं। बचे हुए 1/3 केसेस में अन्य कारण और कुछ 1/3 केसेस में सब चीज़ें सामान्य होने पर भी बांझपन रहता है। बांझपन में पुरुष की जांच पहले इसलिए आवश्यक होती है कि वो बहुत सरल और एक साधारण जांच होती है, जिसके लिए न तो कोई लंबा समय लगता है और बहुत ही साधारण छोटी जांच होती है, जिसको कि सीमेन एनालिसिस कहा जाता है। इस एक छोटी सी जांच के द्वारा हम इस सम्मिलित रोग जिसको बांझपन कहा है उसका एक फैक्टर, एक जो पार्ट है, जो मेल है, पुरुष है, उसके बारे में हमें लगभग सारी जानकारी इस छोटी सी सस्ती जांच के द्वारा, साधारण जांच के द्वारा मिल जाती है। यहां यह बताना आवश्यक मैं समझूंगा कि ये सीमेन एनालिसिस कोई पुरुषत्व की जांच नहीं है, न ये जांच यह साबित करती है कि व्यक्ति में मर्दाना शक्ति में कोई कमी है। इसलिए इस जांच के प्रति जो मन में एक डर या एक संकोच की भावना बिठा रखी है उसको आप दूर करें। सीमेन एनालिसिस एक सामान्य जांच है जो स्पर्म की संख्या के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसकी गतिशीलता के बारे में जानकारी देती है। यह व्यक्ति के पुरुषत्व की जांच नहीं है, या दूसरे शब्दों में यह व्यक्ति की मेल आइडेंटिटी को चेक नहीं करती है, चैलेंज नहीं करती है। इसलिए इस जांच से घबराने, डरने की आवश्यकता नहीं है। अधिकतर केसेस में, बहुत सारे केसेस में सामान्य और थोड़े से बदलाव के द्वारा स्पर्म की संख्या को बढ़ाया जा सकता है और ये इनफर्टिलिटी का कारण होती है, जिसको हम सामान्य चीज़ों के द्वारा, सामान्य उपचार के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अब स्पर्म एनालिसिस करवाने के पहले कुछ बातें आपको जानना ज़रूरी है कि जब भी आप अपने क्षेत्र में स्पर्म की जांच के लिए जाएं तो कम से कम 3 से 4 दिन का सेक्सुअल एब्स्टिनेंस रखें, मतलब संबंध नहीं बनाएं 3 से 5 दिन के बीच जब आप जांच देने जा रहे हो। दूसरा, शहर की अच्छी लैब जांच के लिए चुनें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि
आप जब भी जांच देने जा रहे हैं उसके 15-20 दिन के भीतर आपको कोई बुखार या कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में वो जांच आप 2 या 3 हफ्ते रुक के बाद में दें। सीमेन एनालिसिस में हम मुख्य रूप से 4 बातें देखते हैं: सीमेन काउंट, सीमेन मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी। ये मुख्य घटक देखने आवश्यक होते हैं। नॉर्मल सीमेन काउंट 15 मिलियन पर ml से कम होता है तो हम कहते हैं कि सीमेन काउंट कम है। स्पर्म मोटिलिटी 40% से कम है तो वो बच्चा लगने में दिक्कत पैदा कर सकती है। मॉर्फोलॉजी मीन्स स्पर्म की संरचना। लगभग 4% से अधिक स्पर्म यदि नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है तो बच्चा लग सकता है। ये स्पर्म की मोटी मोटी बातें हैं जो आप भी आपकी रिपोर्ट में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी स्पर्म रिपोर्ट किसी भी फर्टिलिटी एक्सपर्ट को दिखाएं। यदि आपको बांझपन की समस्या है तो फर्टिलिटी एक्सपर्ट से जानकारी लें और उसको अपनी रिपोर्ट दिखाएं। ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए स्पर्म रिपोर्ट में, ये केवल मोटी और बेसिक जानकारी है जिसको आप रख सकते हैं, जिसके आधार पे कि आप अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आगे का इलाज लें।